आदरणीय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीआरपीसी के चैप्टर का आज अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 154 से 166 आज पढ़ेंगे और 167 से 176 कल पढ़ेंगे। चैप्टर 12 का सेक्शन 154 जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो ऐसे है कि थाना प्रभारी यदि कोई संज्ञा अपराध की सूचना ज़बानी दी गई है, यानी जब थाने में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना ज़बानी मिल गई है तो वह उसके द्वारा यानी खुद में या उसके निर्देश के अनुसार वो सूचना लिखी जाएगी और फिर शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएगी। इस तरह की हर सूचना, चाहे वह ज़बानी थी या लिखित, सूचना देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित होगी, यानी उस एफआईआर के ऊपर उसके दस्तखत होंगे और उसका सार अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में दर्ज होगा, जो राज्य सरकार द्वारा इस बारे प्रेस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है, परंतु दिया है इसके अंदर कि शिकायतकर्ता यदि औरत है और जुर्म 326 ए, 326 बी, 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी तथा 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी, 376 ई और 509 के तहत है किया या इन के तहत किया जाने का प्रयास किया है, तो शिकायतकर्ता स्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, यानी ऊपर के सेक्शंस में शिकायत है, या शिकायतकर्ता मानसिक रूप से अस्थायी या स्थायी या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, तो ये शिकायत उसके निवास या उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए सुगम स्थान पर लिखी जाएगी। किसी दुभाषीय या स्पेशल एजुकेटर की हाजिरी में लिखी जाएगी। यानी ये नहीं है कि औरत जिनका इन ऑफेंसेस के तहत जो मुकदमा है या जिसके बारे में प्रयास किया गया है, उस औरत को थाने मारने की ज़रूरत नहीं। सूचना देने पर पुलिस जो है वहाँ पर जाएगी या वो जो स्थान उसके लिए उपलब्ध और सुगम है वो बताएगी, वहाँ पर जो है ये पुलिस वाला जाएगा। दूसरा, यदि वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो ट्रांसलेटर, दुभाषिया, जो मतलब उसकी भाषा को समझ सकता हो, या ऐसा विशेष शिक्षक जो दोनों को भाषा को समझा सके, उसकी उपस्थिति में ये लिखी जाएगी। और इसका सब सेक्शन ख जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि वीडियो भी तैयार की जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों की वीडियो की जानी अनिवार्य है। और यह कहता है कि पुलिस अधिकारी 164(5) ए का 1 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जितना शीघ्र संभव हो अभिलिखित करवाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 164 का बयान जो है ना, इस तरह के केसेस के अंदर पुलिस अधिकारी जितना संभव, जितना जल्दी निकट हो सके, जितना शीघ्र हो सके 164 का बयान करवाएगा। उसका कारण है 161 के बयान हो गया, केस दर्ज हो गया, क्या 161 के बयान से आदमी फिर सकता है? यस, फिर सकता है, क्योंकि 161 के बयान पर कहीं दस्तखत नहीं होते। नंबर 2, 164 का बयान जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। नंबर 2, मैं यहाँ पर उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़की किसी लड़के के साथ चली गई, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा वो चली गई की वजह लड़का भगा ले गया, क्योंकि एलिगेशन यही होता है
तो लड़की जो है लड़के के साथ चली गई या लड़का भगा ले गया, तो वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने पर लड़की कहती है कि मैं तो अपनी मर्जी से गई थी, आई वॉज नॉट टेकन फोर्सिबली, आई वॉज नॉट किडनैप्ड, आई वॉज नॉट अबडक्टेड। लेकिन उसके बाद जब वो घर जाती है तो वहाँ पिता, भाई, माँ वो कहते हैं कि अगर तू इस लड़के के खिलाफ केस दर्ज नहीं करवाती और अपना बयान नहीं बदलती तो मारा मुँह नहीं देखेगी। और वो लड़की उस समय फंस जाती है। वो उस मित्र के हक में बयान दे तो मर गई, ना दे तो घर वालों से गई, दे तो मतलब मित्र से गई। इसलिए इस हालात में शी इज़ कंपेल्ड टू चेंज द स्टेटमेंट एंड मेक द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बदली जा सकती है 161 की। अब 154(2) क्या कहता है कि शिकायतकर्ता को शिकायत की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब 154(3) क्या कहता है कि शिकायत पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज करने से इनकारी पर आप लिखित में किसको, SP को, लिखित में SP को या डाक द्वारा अपनी शिकायत भेज सकते हो। और ऐसी सूचना पर वो या तो खुद अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ से कानून में दिए उपबंधों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करवाएगा या इन्वेस्टिगेशन का निर्देश देगा। और जिसे आदेश दिया है उसे थाना प्रभारी की भांति उस जुर्म में सब शक्तियां होंगी। अब धारा 155 क्या कहती है कि इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेज। 154 जो है याद रखना, 154 क्या था, कॉग्निजेबल केसेज के बारे में था, और 155 क्या है, नॉन कॉग्निजेबल केसेज के बारे में है। अब नॉन कॉग्निजेबल की शिकायत भी थाना में की जा सकती है। थाना प्रभारी असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर क्या करेगा, सूचना का सार अपनी डायरी में दर्ज करेगा, वो इनकार नहीं कर सकता। और सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने का ऑर्डर करेगा कि भाई अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट, आई कैन नॉट इनिशिएट एनी एक्शन, आई कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी मजिस्ट्रेट। तो ये कंप्लेंट शब्द जो है सेक्शन 2D CRPC में आया है, उसमें डेफिनेशन है। तो इसके माने क्या हुआ कि कॉग्निजेबल केस में FIR होगी और नॉन कॉग्निजेबल में कंप्लेंट होगी। वो कंप्लेंट जो है पुलिस वाला ही कंप्लेनेंट हो गया इसके अंदर, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट को सूचना दे रहा है कि ये ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम टू अरेस्ट द पर्सन। तो कॉग्निजेबल में FIR होगी और नॉन कॉग्निजेबल में कंप्लेंट होगी। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, असंज्ञेय अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट की अनुमति या आदेश के बिना कोई अन्वेषण नहीं किया जाएगा। उसके बाद 155(3) क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर अन्वेषण की सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है सिवाय वारंट के, बिना गिरफ्तारी के। यानी गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेना पड़ेगा, बाकी ही कैन डू ऑल द थिंग्स, ही कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन गलत भी नहीं मानी जाएगी। यानी इस आधार पर गलत नहीं किया जा सकता, बट फॉर अरेस्टिंग ए पर्सन ही विल हैव टू सीक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। जहाँ मामला कई अपराधों का है जिसमें एक ऑफेंस संज्ञेय है, बाकी ऑफेंस असंज्ञेय हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो जब मामला कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों का हो तो उसे संज्ञेय अपराध की परिभाषा में लिया जाएगा और उसकी जांच संज्ञेय अपराध मानते हुए शुरू कर दी जाएगी। और अरेस्ट भी बिना वारंट के हो सकेगा, और इसके लिए सेक्शन 2C जो है मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या FIR टेलीफोन पर दर्ज हो सकती है? यस, इट कैन बी। और इसके लिए सुनील कुमार वर्सेस स्टेट का केस जो है इम्पोर्टेंट है, जो 1977 क्रिमिनल जर्नल 4238 पेज के ऊपर रिपोर्ट हुआ है। अब 156 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक सेक्शन जो है कॉग्निजेबल के बारे में बोल रहा है, एक नॉन कॉग्निजेबल के बारे में बोल रहा है। 156 जो है फिर कॉग्निजेबल के बारे में बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस,
कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कैसे जो है पुलिस अफसर अपनी जांच करेगा। तो सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि संज्ञापराध में पुलिस अधिकारी की अन्वेषण की शक्ति एसएचओ अपने अक्षेत्राधिकार में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी संज्ञापराध में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसका जिक्र चैप्टर 13 ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल में आया है। यानी इससे अगला चैप्टर जो है वो ज्यूरिडिक्शन का है कि क्रिमिनल कोर्ट्स की ज्यूरिडिक्शन इंक्वायरीज और ट्रायल में क्या होगी। तो जो उसमें जिक्र किया गया है, इस तरह के संज्ञापराध में पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन की शक्ति अपने अक्षेत्राधिकार में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के करने का हक है। अब 156(2) क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वह इसका अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। यानी पुलिस अधिकारी कैन नॉट बी क्वेश्चनड दैट ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट इन्वेस्टिगेशन। अब ये बात कहाँ लिखी है कि पुलिस ऑफिसर की शक्ति को इन्वेस्टिगेट करने की जो पावर उसके पास थी और उसने की या नहीं थी तो इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बात तो ये यहीं लिखी है 156(2) में ही। और दूसरा इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है 125 एविडेंस एक्ट। 125 एविडेंस एक्ट को पढ़ोगे तो वो क्या कहता है कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस he got any information as to commission of any offence, and no revenue officer will be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue। यानी मैजिस्ट्रेट को, पुलिस वाले को और रेवेन्यू ऑफिसर को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो बताए कि ये सोर्स उसको कहाँ से मिला। मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है अपने तरीके से हो सकती है। ही कैन नॉट बी कंपेल्ड। अब उसके बाद 156(3) आता है जिसका हम प्राय प्रयोग करते हैं। 156(3) क्या है कि जब पुलिस अधिकारी आपकी FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है तो आप कंप्लेंट के रूप में कॉग्निजेबल में भी और नॉन कॉग्निजेबल में भी, दोनों ही रूपों में, चाहे वो केस कॉग्निजेबल है चाहे नॉन कॉग्निजेबल है, यू कैन कम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और उसको कह सकते हैं कोई भी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 CRPC के तहत जो उसको पावर हैं कॉग्निजेंस की जा सकती है। यानी वो कॉग्निजेंस ले सकता है और जांच का आदेश दे सकता है। ही कैन ऑर्डर टू रजिस्टर द केस एंड इन्वेस्टिगेट द सेम। वो एक बहुत दूसरा सेक्शन भी इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा 192 CRPC है। 192 CRPC क्या है कि जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वो जो है अपने किसी साथी यानी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को जो उसके अधीनस्थ हैं उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अधिकृत कर सकता है, उससे भी जांच करवा सकता है। अब मजिस्ट्रेट शिकायत मिलने की सूरत में स्वयं भी कार्रवाई कर सकता है और CRPC की एक धारा है 202, उसके तहत भी पुलिस अधिकारी से भी रिपोर्ट मंगवा सकता है। तो इस प्रकार से एक सेक्शन को पढ़ने के लिए अनेक सेक्शंस को साथ साथ पढ़ना होता है, तब जाकर के CRPC या दूसरा कोई भी एक्ट है वो समझ में आता है। अब 157 क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। 156 में भी प्रोसीजर था, 157 में भी है। तो ये क्या कहता है कि SHO सूचना मिलने पर उस अपराध की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के जांच हेतु और अपराधी का पता लगाने और अरेस्ट करने के लिए उस स्थान पर खुद जाएगा और सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों वाले अधीनस्थ कर्मचारी को भी भेज सकता है। अगला क्या कहता है कि 157 का क या A भाग जो है, यदि FIR नाम से है तो ज़रूरी नहीं वो वहाँ जाए या किसी अन्य को अन्वेषण के लिए भेजे, क्योंकि बाई नेम आ गई, जांच करने की आवश्यकता ही नहीं बची। ही इज़ टू बी अरेस्टेड।
यदि एसएचओ को लगता है कि अन्वेषण के लिए अपर्याप्त आधार हैं, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो अन्वेषण नहीं करेगा। परंतु बलात्कार के अपराध में यहाँ पर जो है मतलब प्रोवाइडेड दिया है, यदि बलात्कार का अपराध है तो पीड़िता का कथन, फिर वही बात जो पहले बताई थी कि उसके निवास या उसकी इच्छा के स्थान पर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माँ बाप, संरक्षक, नज़दीक की रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की हाजिरी में लिखा जाएगा। तो अब जो है 157 का सब सेक्शन 2 है, वो क्या कहता है कि यदि किसी कारणवश 157 की उपधारा 1, यानी जिसका अब मैंने बताया कि किस तरीके से किन परिस्थितियों में मतलब क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। एसएचओ आप भी जा सकता है, अन्यथा अन्य को भी भेज सकता है, और यदि कोई आधार उसको नहीं मिलता शिकायत में तो उसकी जांच को इनकार भी कर सकता है। तो इस सूरत में आगे क्या कहता है कि यदि किसी कारणवश 157 की उपधारा 1 और 2 की अनुपालना करने में यदि वह असमर्थ रहा है तो अपनी रिपोर्ट में कारण देगा। यदि किसी कारणवश ही इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, तो वो अपना रीजनिंग देगा, और जो परंतु वाला भाग है उस बारे में वह सूचना देने वाले को यदि कोई ऐसी रीति जो राज्य सरकार द्वारा विहित प्रेस्क्राइब की गई है के अनुसार तत्काल सूचना देगा कि न तो वह अन्वेषण करेगा और न ही किसी और से करवाएगा। सपोज देयर इज सम डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ही विल से कि नहीं भाई सरकार की ये नियम है। जैसे 498 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले जो है जांच करेंगे, देखेंगे कि कोई आदमी गलत तो नहीं फंसाया गया है, और उसके बाद जो है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब वो अगर किसी कारण से इस तरह की स्थिति है तो उन सारी स्थितियों को जो है ध्यान में रखेंगे। इस सेक्शन के पढ़ने के साथ पहले पढ़ा था हमने सेक्शन 41A CRPC, उसको भी साथ में पढ़ें। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर जो है वो सेक्शन 41 के अंदर है। तो अब 158 की बात करते हैं, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, कि कैसे रिपोर्ट दी जाएगी। यह सारी बात कर ली, जांच कर ली, और जांच करने के बाद क्या है कि रिपोर्ट दी जाएगी। सेक्शन 157 के तहत की गई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी, यानी जिसने भी की, एसएचओ ने की डीएसपी को, तो जिसने भी की वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को जो सरकार द्वारा विशेष आदेश से अधिकृत है उसको दी जाएगी। अब 2 क्या कहता है कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएचओ को जो ठीक समझे हिदायत दे सकता है और उस रिपोर्ट पर उन हिदायतों के लिए अविलंब मजिस्ट्रेट को सौंप देगा। अब इसके लिए हमने सेक्शन को पढ़ना है 58 को, इसके साथ ही पढ़ना है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। पुलिस ने इस सारे खतरे को जो है उसकी सूचना देनी है। अब 159 क्या कहता है, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच की शक्ति, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब मजिस्ट्रेट रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे दी, तो जब मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट मिल गई तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। जो ठीक समझे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है और तुरंत कार्रवाई का भी कर सकता है, या किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के लिए डेप्यूट भी कर सकता है। और इसके लिए फिर मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन 192 CRPC को साथ में पढ़ें। अब 160 क्या कहता है, 160 पुलिस ऑफिसर को पावर है टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, के सारे गवाहों को अपने सामने बुलाए। कोई पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अपने थाने के पास के थाने की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को, यानी अपने थाने के भी और साथ वाले थाने की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को भी, जिनको इस मामले और परिस्थिति से या परिस्थिति के बारे में ज्ञान है, जिस व्यक्ति को भी इस मामले का और उसकी परिस्थितियों से परिचित हैं, तो उनको अपने लिखित आदेश से पेश होने के लिए कह सकता है।
और वह व्यक्ति पेश होगा। अब इसमें परंतु दिया है, परंतु कोई पुरुष जो 15 साल से कम आयु का है या 65 वर्ष से ऊपर की आयु का है या कोई स्त्री है या शारीरिक या मानसिक रूप से डिसेबल्ड पर्सन है, उसको नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ खुद जाएगा। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? अपने निवास स्थान से अलग भिन्न स्थान पर हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित खर्च का सरकार बनाए नियमानुसार पेमेंट करेगा। यानी जिस आदमी को भी बतौर गवाह पुलिस ने बुलाया, उसके घर को छोड़ करके कहीं भी बुलाया, तो उसके आने जाने का किराया, डाइट, ये सारा का सारा पुलिस वाला उसको देगा, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं। तो यूँ नहीं है कि वैसे ही बुला लिया किसी को और मतलब ये देते नहीं हैं, बाकी इसके लिए अगर कोई मतलब वो करे तो देंगे। अब सेक्शन 161 क्या कहता है कि एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस बाय पुलिस। पुलिस जो है उन गवाहों को, जो विटनेसेस को बुलाया था, उनका एग्जामिनेशन कैसे करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी जो जांच के लिए सक्षम है, तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है, ज़बानी पूछताछ उससे करेगा। ऐसा आदमी उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देगा जो उसे किसी आरोप या क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी या फॉरफीचर की आशंका या खतरे में डालते हों। मतलब वो आदमी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी सभी सवालों के जवाब वो देगा। पुलिस अधिकारी इस परीक्षा को लेखबद्ध भी कर सकता है, यानी मतलब लिख भी सकता है, ज़बानी भी पूछ सकता है। तो अब परंतु है इसमें, तो ए क्या कहता है कि स्टेटमेंट ऑडियो वीडियोग्राफी द्वारा भी लिया जा सकता है। इसका ख क्या कहता है कि जब स्त्री का कथन जो है वो लिया जाना है, तो इस बाबत धारा 354 क, ख, ग, घ और 376 ए से लेकर के 376 ई तक और 509 के तहत जो कथन किया गया है या आरोप है जी इन सेक्शंस का, या इन सेक्शंस के तहत जुर्म करने का प्रयत्न किया गया है, तो वो पुलिस अधिकारी जो लिखेगी वो महिला होगी। और इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आर्टिकल 20(3) और सेक्शन 132 ऑफ द एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी आदमी को अपने खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो 5/4/2005 को डिसाइड हुआ था। इसके ऊपर दूसरी अथॉरिटी मैं आपको बताता हूँ, 2013-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 337 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है कि इसमें क्या हुआ कि जैसे 161 का बयान तुरंत लिखा जाना चाहिए, अगर देरी से लिखा जाता है तो वो प्रभाव देता है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि स्टेटमेंट 2 साल बाद लिखी गई थी ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के किसी कारण के वजह से 2 साल तक जो है इस मुकदमे की कार्रवाई नहीं हुई। तो स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड आफ्टर 2 years एज देयर वाज रेसिस्टेंस with the police against registration on account of intervention of Supreme Court. No ground to disbelieve the prosecution witness on the ground of delay in recording statement. यानी 2 साल बाद जो रिकॉर्ड की तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि भाई ये क्यों की, क्योंकि मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेसिस्टेंस का ऑर्डर पास कर रखा था रजिस्ट्रेशन के बारे में। और 2010-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 300 सुप्रीम कोर्ट है कि सिग्नेचर ऑब्टेन्ड ऑन द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC, सिग्नेचर्स आर प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 162। ये मगेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है कि किसी के 161 के बयान पर दस्तखत नहीं कराए जा सकते, जो सेक्शन 162 के अंदर ही ऐसा करने से मना किया गया है। अब 2005-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पेज 115 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है कि स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन
loses its effect after the substantive statement is recorded in court. मीनिंग thereby जैसे 161 का बयान जो है हुआ और उसके बाद 164 का बयान हो गया, तो मतलब वो 161 का बयान जो है अपना प्रभाव ख़त्म कर देता है, वो नहीं हो रहता। और ये रिचपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, 2005-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 115 पंजाब एंड हरियाणा। अब हम 162 की बात करते हैं। 162 क्या कहता है कि स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, कि यदि पुलिस ने स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत करा लिए तो उसका यूज गवाही में होगा ना होगा, क्या होगा, क्या फेट होगा। तो यहाँ पर यह कहता है कि यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी स्टेटमेंट को लेखबद्ध किया जाता है और उस पर दस्तखत नहीं लिए जाएंगे और न ही ऐसा कथन उपबंधित के सिवाय किसी कार्रवाई में प्रयोग में लाया जाएगा, परंतु जब ऐसा गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से बुलाया जाता है तो उसके कथन का कुछ भाग साबित कर दिया गया तो दोषी को न्यायालय की अनुमति से उस गवाह का एविडेंस एक्ट में सेक्शन 145 के तहत खंडन करने का हक होगा, यानी कन्फ्रंट करने का हक होगा। और किसी बात के एक्सप्लेन करने पर या स्पष्टीकरण देने पर री एग्जामिनेशन का भी हक होगा, यानी जो बात वहाँ वो कह रहा है उसको एक्सप्लेन करता है या स्पष्ट करता है तो री एग्जामिनेशन का भी प्रोसिक्यूशन को हक होगा। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फालिंग विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, यानी जो सेक्शन 32 और 27 की कार्रवाई है वो प्रभावित नहीं होगी इस सेक्शन से। अब 163 क्या कहता है? 163 का एक कहता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी किसी को इंड्यूसमेंट नहीं देगा, धमकी नहीं देगा, ये प्रोमिस नहीं करेगा कि तू ऐसा कर दे मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये बात इंड्यूसमेंट की, धमकी की, प्रोमिस की, ये बात कहाँ आई है? ये बात सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे इसके साथ। तो ये बात सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट में ऐसा कहा गया है। इस धारा की कोई भी बात 164(4) के उपबंधों पर भी प्रभाव नहीं डालेगी। इट विल नॉट इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164(4). अब जो है 164 क्या कहता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट, दो चीज़ें हैं, सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 5 दोनों इम्पोर्टेंट हैं। 2 के अंदर जो है कन्फेशन रिकॉर्ड होती है, यानी कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशल मैजिस्ट्रेट, चाहे उसे जुरिडिक्शन हो या ना हो, ट्रायल शुरू होने से पहले कन्फेशन का बयान लिख सकता है। परंतु इस धारा के तहत कन्फेशन या स्टेटमेंट वकील की हाजिरी में जो वकील दोषी का हो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर दोबारा परंतु है, फिर परंतु फर्दर प्रोवाइडेड, किंतु कोई कन्फेशन किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं लिखी जाएगी, चाहे उसके पास मैजिस्ट्रेट की भी शक्तियाँ हों, क्योंकि दिल्ली वगैरह में पुलिस वालों को मैजिस्ट्रेट की भी शक्तियाँ हैं, तो इसलिए वो कन्फेशन नहीं लिखेंगे, मैजिस्ट्रेट ही लिखेगा। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है? मैजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखने से पहले ये समझाएगा कि वह यह स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वो देगा तो वह स्टेटमेंट उसके खिलाफ साक्ष्य में प्रयोग में लाई जा सकती है, और मैजिस्ट्रेट तब तक बयान नहीं लिखेगा जब तक उसे ये विश्वास नहीं हो जाए कि वह बयान अपनी इच्छा से दे रहा है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? यदि वह व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने ये कह दे कि वह अपराध कन्फेशन का इच्छुक नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस कस्टडी से रिलीज कर देगा कि ठीक है जाइए। एक आदमी कहता है कि जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मेक द स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन, मैं कन्फेस नहीं करना चाहता जुर्म को, तो
पुलिस को कह देगा कि इसको जाने दीजिए। अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि दोषी का कन्फेशन लिखने के लिए धारा 281 CRPC, इसके साथ धारा 281 को भी पढ़ना है। 281 में तरीका दिया है कि अनुपालना की जाएगी। बयान होने पर दोषी दस्तखत करेगा और मजिस्ट्रेट एक सर्टिफिकेट देगा। क्या सर्टिफिकेट देगा कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू, उस आदमी का नाम लिखेगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड टू ए की जगह, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी नाम है अमुक नाम, कि एक्सप्लेन्ड टू ए that he is not bound to make a confession and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and a true account of the statement made by him. और फिर यहाँ पर मजिस्ट्रेट अपने दस्तखत और सील करेगा। इस तरीके से अब सब सेक्शन 5 की तरफ हम आते हैं। और सब सेक्शन 5 क्या कहता है? सब सेक्शन 5 कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, एक तो है ना कन्फेशन की स्टेटमेंट, एक है अदर देन कन्फेशन, मजिस्ट्रेट शपथ दिलाकर लिखेगा जो साक्ष्य में प्रयोग होगा। और इसके तहत लिखी गई स्टेटमेंट सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट के तहत एग्जामिनेशन इन चीफ मानी जाएगी। अब 137 एविडेंस एक्ट को भी इसके साथ पढ़ना है, क्योंकि जब कोई स्टेटमेंट, जैसे मान लिया किसी विक्टिम ने, किसी लड़की ने स्टेटमेंट दे दी 164 की, तो 164 की स्टेटमेंट जब दे दी तो जज साहब जो है उस स्टेटमेंट जिन्होंने लिखी उसको ऊपर जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उस स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा और उसके ऊपर केवल क्रॉस ही होगा। और ट्रायल में स्टेटमेंट देने वाले पर सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन ही किया जाएगा। परंतु यदि स्टेटमेंट देने वाला आदमी स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक या मानसिक डिसेबल्ड है तो फिर दोभाषिया और विशेष शिक्षक की हाजिरी में ही बयान होगा। फिर परंतु है, और ऐसे व्यक्ति की दोभाषी या विशेष शिक्षक की सहायता से ऑडियो वीडियो फिल्म भी तैयार की जा सकती है। अब सब सेक्शन 6 की बात हम करते हैं। ये स्टेटमेंट जिस मजिस्ट्रेट ने लिखी उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके द्वारा मामले का विचारण किया जाना है, क्योंकि स्टेटमेंट कैन बी रिटन बाय द पर्सन हैविंग द जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस और हैविंग नो जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस। तो फिर जिसने ये स्टेटमेंट लिखी ये उस कोर्ट को भेज देगा जिसको जुरिडिक्शन है, जिसने मुकदमे की सुनवाई करनी है। अब 164A जो है इसके अंदर एक धारा जोड़ी गई है। इसको देखेंगे कि बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, यानी जो बलात्कार का पीड़ित व्यक्ति है यानी वो महिला है उसकी मेडिकल जांच। सेक्शन 53A CRPC जो है ना उसको साथ पढ़ेंगे कि इसका जिक्र पहले वहाँ पर भी आया है। वहाँ पर दोषी का परीक्षण है। साक्ष्य प्राप्त करने हेतु यहाँ पीड़िता का है, वो भी ये भी साक्ष्य हेतु है और वो भी साक्ष्य हेतु है, इसलिए फ़र्क कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है एक किस्म से। लेकिन यह परीक्षा महिला की राजकीय अस्पताल में उस महिला की सहमति से, या महिला यदि नाबालिग है तो उस स्थिति में उसकी ओर से जो सक्षम व्यक्ति है सहमति देने के लिए, गार्जियन, पेरेंट्स, उनकी सहमति से मेडिकल होगा। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा संभव नहीं है तो किसी RMO रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सूचना के 24 घंटे के अंदर अंदर परीक्षण होगा और वो अपनी रिपोर्ट 164A सब सेक्शन 2 के तहत एग्जामिनेशन के बाद तैयार करेगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन है कि एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसका अर्थ क्या है। शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 53। जो मैंने सेक्शन 53 की बात पहले की है वो सेम मीनिंग होगा। तो अब जो है हम 164A का सब सेक्शन 7 की बात करते हैं।
वो क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or any person to give such consent on her behalf. ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यदि उस औरत ने या उसके किसी गार्जियन ने सहमति नहीं दी तो उसकी सहमति के किए बिना किया गया मेडिकल बेमायने होगा। एंड दैट कैन नॉट बी रेड इन एविडेंस। और इसके लिए सेक्शन जो रेलेवेंट हैं वो दो सेक्शन हैं। एक तो 114 एविडेंस एक्ट के एडवर्स इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रान, और दूसरा सेक्शन 53। तो 53A क्या कहता है कि एविडेंस ऑफ कैरेक्टर एंड प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सेक्शन 354 एंड 376 A to E। 354 के भी वो जितने A, B, C और ये 376 के जो हैं A to E जितने भी वो हैं, इसके अंदर जो है ना एविडेंस ऑफ कैरेक्टर एंड प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मान लिया एक लड़की अनमैरिड है और डॉक्टर ने लिख दिया कि हैबिचुअल है ये सेक्स की, तो इसके माने ये नहीं है कि शी बीइंग हैबिचुअल हैज़ ग्रांटेड द लाइसेंस टू ए पर्सन। रेप करने वाले को उसने लाइसेंस दे दिया कि कोई बात नहीं, मतलब नो। तो इसलिए इस बात का कि वो इजी विर्चू की लड़की है वो लाभ नहीं ले सकता। अब 114 में कोर्ट में प्रज्यूम एग्जिस्टेंस एंड सर्टेन फैक्ट्स गर्ल ऑफ इजी विर्चू डज नॉट गिव ए लाइसेंस टू एवरीबडी। अब सेक्शन 165 क्या कहता है? इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी क्योंकि हमने पहले भी 165 को मतलब बताया था रेलेवेंट उसके टाइम पर, और मैं आपको फिर थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि 165 जब सेक्शन हमने पढ़ा था ना वो बताया था, तो इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी SHO किसी भी स्थान की या ऐसी जगह की सीमाओं के साथ लगती हैं जब उसे ये विश्वास हो जाए कि उसकी क्या करना तलाशी लेनी अनिवार्य है, और विलंब करने से वहाँ पर वस्तु इधर उधर हो सकती है या वह अपने विश्वास का कारण लिखते हुए तलाशी लेगा, यानी वो किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है। यदि तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ है तो कारण लिखते हुए अपने अधीनस्थ को भी तलाशी का निर्देश दे सकता है और वो अधीनस्थ तलाशी ले सकता है। यदि तलाशी किसी साथ के जगह की ली जानी है, यानी दूसरे थाने के क्षेत्राधिकार की है, तो वो वहाँ के SHO को भी कह सकता है कि फलां जगह की तलाशी लो और उसकी वो जो है हमें रिपोर्ट दो बरामदगी की। तो तलाशी के बारे में प्रोविज़न भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। सेक्शन 100 CRPC के तहत तलाशी ली जाएगी, उसी के प्रोविज़न लागू होंगे। सर्च वारंट का उपबंध ख्याल रख करके और सेक्शन 100 के तहत ही, यानी 2 आदमी लोकेलिटी के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स विल बी कॉल्ड एंड द सर्च विल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, उनकी हाजिरी में की जाएगी। यदि उस लोकेलिटी के ना मिले तो साथ की लोकेलिटी के, तो उस तलाशी से उपलब्ध चीज़ों की सूची बनाई जाएगी, तुरंत मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी और मकान मालिक या ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस वो मैजिस्ट्रेट को दरखास्त दे करके उस सूची को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। फिर 166 की बात अब हम करते हैं। व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। SHO या SI से निम्न पद का अधिकारी जब अन्वेषण कर रहा है तो किसी दूसरे थाने के SHO, चाहे वो उस ज़िले में हो या दूसरे ज़िले में हो, ऐसे मामले की तलाशी लेने की अपेक्षा कर सकता है। यानी नियर बाई SHO को जो दूसरे थाने का है उससे तलाशी के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार जिसे तलाशी के लिए कहा गया है वो 165 के तहत ही करेगा, और वो भी सेक्शन
100 का ध्यान रखेगा, सर्च वारंट का ध्यान रखेगा, उन प्रोविजंस के अनुसार काम करेगा। अब उसके बाद क्या कहता है कि जब पुलिस अधिकारी को ऐसा लगे कि यदि अन्य पुलिस के SHO से तलाशी लिवाने में देर हो सकती है और साक्ष्य छपाया जा सकता है या नष्ट हो सकता है तो वो क्षम भी ले सकता है। जब वो क्षम लेगा तो सब सेक्शन 4 क्या कहता है, जब यह तलाशी किसी अन्य थाने के क्षेत्र में ली तो वह इसकी सूचना उस थाने के SHO को तुरंत देगा और धारा 100 के अनुसार तैयार की गई सूची की कॉपी भी देगा और धारा 165(1) और 165(3) में की गई कार्रवाई की सूचना नज़दीकी मजिस्ट्रेट को देगा। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है, वही बात फिर यहाँ पर मतलब जो 165 में की गई थी यहाँ पर वो कही गई 166 में कि ओनर एंड ऑक्यूपायर ऑन एप्लीकेशन विल बी गिवन कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स सेंट टू मजिस्ट्रेट। अब 166A जो है सेक्शन है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। जब अन्वेषण अधिकारी को ये लगे कि भारत के बाहर किसी देश में या स्थान पर साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो वह क्रिमिनल कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा और वह क्रिमिनल कोर्ट वहाँ की कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी कि उस व्यक्ति की मौखिक परीक्षा लेकर उसका बयान रिकॉर्ड करें और उस मुकदमे से संबंधित साक्ष्य जो उसके कब्जा में हैं संग्रहित करें और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट करने वाले न्यायालय को भेजें। तो ये सेक्शन 166A है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का। ये क्या हुआ कि जब भारत का कोई पुलिस अधिकारी बाहर के किसी देश या किसी अन्य स्थान के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है तो वह अपने न्यायालय में दरखास्त देगा और वह न्यायालय वहाँ के न्यायालय को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा। और जो 166B है वो इसका उल्टा है कि जब किसी दूसरे देश में भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति की जांच करना अनिवार्य है तो वो वहाँ की कोर्ट को अपना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है यहाँ की कोर्ट को भेजी जाएगी और यहाँ का मजिस्ट्रेट जो है उसका बयान अंकित करेगा, जो चीज़ उससे बरामद करेगा उसकी रिपोर्ट जो है वहाँ पर भेजेगा। तो आज हमने 166 तक B तक पढ़े और कल जो है हम 167 से 176 सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज ही ये करते हैं तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आशा है कि आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और नो द लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।